जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का जो कालक्रम है उसे समझेंगे। ये जो टाइमलाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वर्ष है 1498। 1498 में याद रखेंगे वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंचा था और कालीकट के शासक जेमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष कौन सा है? 1498। अगला है 1500। 1500 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पुर्तगालियों ने कालीकट में पहला कारखाना स्थापित किया था 1500 ईस्वी में। और भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शासन के युग की शुरुआत मानी जाती है कब से? तो 1500 ईस्वी से। फिर अगला टाइम पीरियड है 1505 से लेकर के 1509 तक। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर जो आए थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। याद रखेंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ही प्रारंभ की थी जिसे कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से। भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आए थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये टाइम पीरियड कब से कब तक का है? तो इनका जो गवर्नर, एज ए गवर्नर इनका जो टाइम पीरियड है, वो टेन्योर है, वो क्या है? 1505 से लेकर के 1509 तक। फिर 1510 में कौन आते हैं? पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये याद रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनको भारत में पुर्तगाली शासन का संस्थापक भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीनने वाला कौन है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी ध्यान में रखेंगे। कब? 1510 ईस्वी में। और उसने अपने अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी ध्यान में रखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस पुर्तगाली गवर्नर ने लगाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसके अतिरिक्त भारत के मूल निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की जो शुरुआत है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली नीति की शुरुआत जो की है वो किसने की है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब? 1510 ईस्वी में। फिर अगला है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद 1530 ईस्वी में नीनो दा कुन्हा, ये याद रखेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीनो दा कुन्हा। इन्होंने क्या किया? तो अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित करने वाला कौन है? तो नीनो दा कुन्हा। ये याद रखेंगे। और गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बन गया। ये कब बना? तो 1530 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है 1556। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। इसके अतिरिक्त 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। हालांकि मुगल साम्राज्य के बारे में ज्यादा फैक्ट हम लोग डेट को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो जो बेसिकली है वो मध्यकालीन भारत के जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो संबंधित है वो यूरोपीय शासन से ज्यादातर आपको डेट देखने को मिलेगी। इसके बाद है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या होता है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर जारी किया जाता है और साथ ही साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। फिर 1602 ईस्वी में क्या होता है? तो डच। डच कहाँ के निवासी है? हॉलैंड। हॉलैंड यानी नीदरलैंड, द नीदरलैंड बोला जाता है इंग्लिश में। तो नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का सृजन कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में। और डच सांसद के चार्टर द्वारा मार्च 1605 में, ये डेट याद रखेंगे, मार्च 1605 में नीदरलैंड्स की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये कब की गई थी? 1602 ईस्वी में। हालांकि इन्होंने जो पहला जो कारखाना खोला था वो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था 1605 ईस्वी में, जब जहांगीर मुगल सम्राट बने। अब जहांगीर कब बन रहे हैं? तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो रही है, उसके उपरांत जहांगीर मुगल शासक बनते हैं। फिर 1609 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के शाही दरबार में पहुंचे और सूरत में इंग्लैंड की व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो ये कब की बात है? ये 1609 की बात है। अभी तक अंग्रेज यहां पर जो है अस्थायी रूप से किसी भी प्रकार की कारखाना का स्थापना अभी तक नहीं कर पाए हैं 1609 तक। लेकिन फिर 1613 आता है और जहांगीर ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ये याद रखेंगे, यूपी में आगरा है, गुजरात में अहमदाबाद है और गुजरात में ही भरूच है, सूरत के पास, याद रखेंगे। वहां पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अंग्रेज
नाम क्या है उनका, कौन सा अंग्रेज है, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और इनको एक अनुमति दी जाती है, फरमान जारी की जाती है, और अंततः 1613 ईस्वी में, 9 में हॉकिंस को मना कर दिया गया था, लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित करने में अंग्रेज सफल हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 1615 ईस्वी का टाइम पीरियड, सर थॉमस रो, जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के राजा हैं, उनके राजदूत के रूप में भारत आते हैं और जहांगीर से भारत के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी व्यापारिक कारखानों को लगाने की अनुमति प्राप्त करते हैं। ये कब का टाइम है, 1615 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद आता है 1616 ईस्वी। यहां पर डेनिस, ये डेनिस कहां के निवासी है, डेनमार्क के। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो वो याद रखेंगे कि जो डेनमार्क के निवासी हैं उन्हें डेनिस बोला जाता है। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है, तो 1616 ईस्वी में। और भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट अर्थात जो उड़ीसा से लेकर के जो तमिलनाडु वाला जो तट है, वहां पर तंजौर के पास ट्रांक्यूबर में, ये याद रखेंगे ट्रांक्यूबर, वहां पर एक कारखाना स्थापित करते हैं डेनमार्क के लोग, यानी डेनिस लोग। और इनकी मुख्य बस्ती कहां होती है, तो कलकत्ता के निकट सेरामपुर में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कलकत्ता के निकट सेरामपुर में इनकी मुख्य बस्ती होती है, जो डेनिस लोगों की। अगला है 1628 में क्या होता है, तो शाहजहां मुगल सम्राट बनते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं 1628 ईस्वी में। इसके बाद 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया जाता है। कब, 1632 में। और साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी जो है वो गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण फरमान कौन जारी किए, तो गोलकुंडा के सुल्तान। किसके लिए, तो अंग्रेजों के लिए। कब किए, 1632 में। और ये वही टाइम पीरियड है जब ताजमहल बनना प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, ये नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस डे ने मद्रास में किलेबंद कारखानों के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। ठीक है। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास में किलेबंद कारखाने के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। और उसके बाद 1658 बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्यों, क्योंकि यहां पर औरंगजेब बनते हैं मुगल सम्राट 1658 ईस्वी में। फिर 1662 में, यानी 4 वर्ष के बाद, औरंगजेब के शासक बनने के 4 वर्ष बाद, ब्रिटिश राजा, नाम है इनका चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह करने के उपरांत बंबई प्रांत दहेज के रूप में दिया गया। तो बंबई प्रांत याद रखना है, किसे दिया गया दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को। कब दिया गया, 1662 में। किसके लिए, तो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, राजकुमारी पुर्तगाल की जो है, उनसे शादी करने के उपलक्ष्य में दिया गया। और ये याद रखेंगे यहां पर दिया गया है चार्ल्स द्वितीय को, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। और आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, इसी बंबई प्रांत को ट्रांसफर कर देते हैं कंपनी को। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब है 1664। 1664 में क्या होता है, लुई 14वां, ये फ्रांस के राजा हैं, लुई 14वां, उनके टाइम पीरियड में क्या होता है, तो उनके टाइम पीरियड में उनके एक प्रसिद्ध मंत्री है, नाम है कोलबर्ट। कोलबर्ट ने क्या किया, 1664 ईस्वी में कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल नाम का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख दी। कब, 1664 ईस्वी में। और साथ ही साथ फ्रांसिस केरन द्वारा सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया। तो फ्रांसिस केरन के द्वारा सूरत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, 1664 में। लुई 14वां, ये जो प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल की स्थापना कब की, 1664 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट। अगला है 1667 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार के लिए, औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को फरमान जारी किया। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कब, 1667 ईस्वी में। इसके बाद 1668 ईस्वी में क्या होता है, वही बंबई प्रांत जो राजा चार्ल्स द्वितीय को मिला था दहेज स्वरूप पुर्तगालियों से, अब उसे इन्होंने क्या किया, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त 1674 का जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1674 ईस्वी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने स्वयं छत्रपति, मराठा साम्राज्य के छत्रपति की उपाधि धारण की। कब, 1674 ईस्वी में। इसके बाद याद रखेंगे 1698 ईस्वी, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है 1698 ईस्वी में, तो अंग्रेजों ने सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता यानी कि कालीघाट के 3 गांवों की जमींदारी खरीदी।
और ये गांव बाद में कलकत्ता में सम्मिलित हुए। तो ये भी याद रखेंगे कौन कौन जगह है, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता। कब, 1698 में। ठीक है। इसके बाद है 1707, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5 क वाला जो है फॉर्मूला दिया था, सिद्धांत दिया था। तो ये जो 5 क है इसमें आपको याद रखना होगा, केस, कंघा, कच्छा, इस तरह से 5 इनका था। और उन्होंने खालसा और सिखों के धार्मिक ग्रंथ, देखिए सिख धर्म में भी 2 हैं, एक है जो खालसा है अर्थात नामधारी हैं, यानी कि वो पूर्णतः जो सिख धर्म का जो दर्शन है, सिख धर्म का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करने वाले खालसा कहलाते हैं, जो पूर्ण रूपेण उस चीज को फॉलो करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी अन्य हैं, दोनों के लिए याद रखेंगे, दोनों के लिए जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इनको क्या किया गया, इनको दोनों समुदायों के अगले गुरु के रूप में चुना गया, ये ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने औरंगजेब के नाम पर एक पत्र लिखा जिसे जफरनामा कहा जाता है, ये याद रखेंगे। जफरनामा किसके लिए पत्र था, औरंगजेब के नाम पर पत्र था। किसने लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। कब लिखा था, 1708 में। इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला है 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में क्या होता है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा, ये याद रखेंगे, किसने, तो फर्रुखसियर नामक एक फरमान जारी किया। इससे कंपनी को बड़ी मात्रा में व्यापार संबंधी रियायतें दी गई। तो ये ध्यान में रखना है, किसके टाइम पीरियड में, फर्रुखसियर। कब, तो 1717 ईस्वी में। फिर इंपॉर्टेंट है 1724 ईस्वी। इस समय में क्या होता है, दक्कन के जो निजाम है उनको आभासी स्वतंत्रता दी जाती है। आभासी स्वतंत्रता मिलती है, इसका अर्थ यह है कि इन्हें क्या होता है, इन्होंने टैक्स देना क्या करता है, राजस्व में हिस्सा देना ये क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यानी जो जो दक्कन का जो क्षेत्र से जो राजस्व का कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन का जो एक हिस्सा जाता था दिल्ली को, यानी कि जो केंद्र को जाता था, वो देना बंद कर दिया। अर्थात आभासी स्वतंत्रता इन्हें एक प्रकार से मिल गई। कब, 1724 ईस्वी में। फिर आता है 1739 का टाइम पीरियड। इस टाइम में क्या होता है, नादिर शाह का अटैक होता है भारत पे। करनाल का युद्ध काफी फेमस है। कब हुआ, 1739 में। मुगल पराजित होते हैं, नादिर शाह का अटैक होता है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर को लूट लिया जाता है 1739 में। कौन, नादिर शाह के द्वारा। फिर 1746 ईस्वी आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक 2 वर्ष चला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया था। अगला है 1749 ईस्वी। इस टाइम में क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चलता है। और हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब, ये दोनों याद रखेंगे, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब के पदों के लिए विभिन्न दावेदारों के बीच शक्ति संघर्ष। प्रत्येक दावेदार को ब्रिटिश या फ्रांसीसी से समर्थन प्राप्त था। अर्थात द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो क्या था, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के पदों के लिए जो विभिन्न दावेदारी पेश की जा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं किसी को ब्रिटिश का समर्थन मिल रहा था, किसी को फ्रांसीसी का समर्थन मिल रहा था। और इसी चक्कर में दोनों के मध्य युद्ध भी होता है। कब, 1749 में। ये ध्यान में रखेंगे। आगे आता है 1756 ईस्वी। सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर कब्जा किया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा। 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर कब्जा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। यहां पर याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध, नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम क्या है, तो ये अंग्रेजों का ठिकाना था। बंगाल में अंग्रेजों का ठिकाना क्या था, फोर्ट विलियम। वहां पर जो सिराजुद्दौला थे वो क्या किए, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेते हैं और विदेशियों को मारते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी घटना घटित होती है। और साथ ही साथ ये जो गठबंधन है, प्लासी के युद्ध में जो गठबंधन हुआ है उसमें कौन हुआ है, तो मीर जाफर, जो कि अलीवर्दी खां की बहन का पति यानी बहनोई था। मीर जाफर किसका बहनोई था, अलीवर्दी खां का। जो पहले क्या था, अलीवर्दी खां पहले नवाब थे, बंगाल के ही नवाब थे। उन्हीं का ये क्या था, दामाद, मतलब उनका ये क्या था, बहनोई था, मीर जाफर। इनका गठबंधन था राय दुर्लभ के साथ, ओमी चंद के साथ और रॉबर्ट क्लाइव और जगत सिंह। और इनका किससे किससे मुकाबला हो रहा था, तो सिराजुद्दौला से। तो ये याद रखेंगे।
ठीक है। इसके अतिरिक्त मीर जाफर बंगाल के नवाब बन जाते हैं, सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है प्लासी के युद्ध में। फिर आता है 1758 का ईस्वी, ये वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चलता है और यह ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा होता है और वहीं पर चूंकि फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के मध्य वहां पर युद्ध लड़ा जा रहा होता है, इसीलिए वो यहां पर भी युद्ध लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। फिर है 1759 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, इसी को बोला जाता है चीनसुरा का युद्ध। चीनसुरा या बेदरा का युद्ध किसके मध्य? डचों के मध्य, ये याद रखेंगे। डच यानी नीदरलैंड, आपको पता होगा डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इनकी हार होती है बेदरा के युद्ध में, चिनसुरा के युद्ध में 1759 ईस्वी, काफी इंपॉर्टेंट। फिर आता है 1760। इस टाइम पीरियड में क्या होता है? ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास का युद्ध होता है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाते हैं। फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों के बीच लड़ा गया ये युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, यहां पर मराठाओं की पराजय हो जाती है। और साथ ही साथ 1761 में बहुत इंपॉर्टेंट है हैदर अली। ये हैदर अली 1761 में सत्ता में आते हैं वास्तविक शासक के रूप में और सर्वाधिकारी के रूप में। ठीक है, पहले ये सेनापति की भूमिका निभाते हैं, अब ये वास्तविक शासक बन जाते हैं 1761 में। और उनकी फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ मित्रता होती है और उसने डंडीगुल में एक आयुध कारखाना यानी कि बम बारूद बनाने वाला फैक्ट्री की स्थापना कहां पे करते हैं? तो डंडीगुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैदर अली के द्वारा डिंडीगुल में आयुध कारखाना स्थापित किया जाता है 1761 में। फिर 1764 इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम ने अपनी प्रजा के हित में आंतरिक व्यापारों पर लगने वाले सभी शुल्क को समाप्त कर दिया। केवल अंग्रेजों को रियायत दी गई थी और भारतीयों के साथ इसके तहत क्या होता था? धोखा हो जाता था। भारतीयों को अंग्रेज क्या करते थे? इसी बहाने अपनी जो रियायतें थी वो ऑफर करते थे, उसके बदले पैसे लेते थे। तो ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका था। इसीलिए इसने क्या किया? मीर कासिम ने सोचा चलो अंग्रेजों को जिस प्रकार से रियायत दी जा रही है इन लोगों को भी रियायत देंगे। तो आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी शुल्कों को ये क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इसके कारण कंपनी भड़क जाती है और 1763 में कंपनी और मीर कासिम के बीच युद्ध होता है और अंततः मीर कासिम भागकर अवध चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये जो 1763 है, होता युद्ध कब है? 64 में, ये याद रखेंगे। लेकिन ये घटना कब की है? 1763 की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अंततः मीर कासिम भागकर अवध चले जाते हैं और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, कौन है? शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी सेना, ये इनके मध्य होता है युद्ध, याद रखेंगे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? हेक्टर मुनरो। और मीर जाफर को एक कठपुतली की तरह गद्दी पर बिठाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजी सेना का मुकाबला किससे होता है? शाह आलम द्वितीय, याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय, अवध, इसके अतिरिक्त जो अवध के नवाब होते हैं शुजा-उद-दौला, ये याद रखेंगे। तो इनके मध्य और मीर कासिम, ये तीनों एक साथ रहते हैं और अंग्रेजी सेना एक तरफ रहती है और युद्ध होता है। फिर बाद में मीर जाफर को एक कठपुतली की तरह गद्दी पर बिठा दिया जाता है फिर से। ठीक है, फिर आते हैं 1765 से 1772 ईस्वी। ये जो टाइम पीरियड है, अंग्रेजों के द्वारा काफी लूट खसोट की गई थी भारत के अंदर। तो बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना की गई। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये द्वैध सरकार वाला सिद्धांत लागू किया गया। इसमें सरकार की द्वैध व्यवस्था होती है, अर्थात दीवानी, जो राजस्व इकट्ठा करने वाला यानी जो पैसे वाला जो काम है वो कौन इकट्ठा करेगी? वो काम करेगी इकट्ठा अंग्रेजी कंपनी, राजस्व इकट्ठा करेगी। और जो निजामत है, जो अपराध, जो हत्या, डकैती, चोरी, मतलब जो शासक जो है वो शासन वाला जो है काम, वो निजामत वो कौन करेगी? वो अभी भी बंगाल के नवाब के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये द्वैध व्यवस्था थी। तो दीवानी याद रखेंगे, राजस्व वसूली कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता था, अतः कंपनी ही दीवान थी। और निजामत जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार थी, प्रशासनिक कार्य की निर्बल भारतीय शासकों के द्वारा निर्धारित किया जाता था, अतः वे ही निजाम थे। तो निजाम नाम के वही थे,
बाकी जो राजस्व वसूली थी वो कंपनी के द्वारा। ये कब से कब हो रहा था? 1765 से 1772 ईस्वी में। फिर इंपॉर्टेंट डेट आता है 1765 वाला ही, जिसमें इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि प्लासी के बक्सर के युद्ध के बाद हो रही है। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर आता है 1767 का ईस्वी। तो 1767 में क्या होता है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान नहीं है, इसमें कौन है? हैदर अली। क्यों? क्योंकि ये पहला वाला है। पहला वाला में याद रखेंगे 1767 से 69 तक चला था। हैदराबाद के निजाम के साथ ब्रिटिश संधि कर चुके थे और उत्तरी सरकारों के बदले में हैदर अली से संरक्षण प्राप्त किए। उत्तरी सरकार देना पड़ा इनको टीपू हैदर अली को, ये याद रखेंगे, उत्तरी सरकार। ठीक है। इसके अतिरिक्त मद्रास की संधि भी हुई थी 1769 में। कैदियों की अदला बदली और हैदर अली पर आक्रमण होने पर ब्रिटिशों से मदद का आश्वासन दिया गया था। ये 1767 का, ये दोनों याद रखेंगे कौन कौन संधि है। मद्रास की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगला है 1770 का ईस्वी। 1770 में क्या होता है? बंगाल में अकाल आता है, भयानक अकाल। यह आमतौर पर मौसम और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का परिणाम था। इसका अर्थ यह है कि बारिश में अनियमितता थी। ठीक है, बारिश में अनियमितता थी जिससे फसल प्रभावित हो रहे थे। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ब्रिटेन में अपने मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए वो क्या करती थी? यहां से जितने भी अनाज थे वो क्या कर रही थी? ब्रिटेन की ओर रवाना कर देती थी शिप के थ्रू। फिर आते हैं 1769 में मानसून की विफलता के कारण अकाल की शुरुआत हुई, जिससे बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और लगातार चावल की 2 फसलें खराब हो गई। चलिए, अब है 1773 ईस्वी में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस आने का कारण क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करना। ठीक है, रेगुलेट करना, अच्छे तरीके से शासन करना। उन्हें पता था कि इस प्रकार से ज्यादा दिन हम लोग टिक नहीं पाएंगे, एक बार हमें अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा कंपनी को। कहीं कंपनी अमेरिका की तरह ऐसा ना हो कि अमेरिका में जिस प्रकार से अंग्रेज स्वतंत्रता मांग लिए अंग्रेज से ही, दोनों अंग्रेज तो अमेरिका में भी रह रहे थे और अंग्रेज ब्रिटेन में भी रह रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज उनसे स्वतंत्रता मांग रहे थे। तो वही कहीं भारत में ना हो जाए, इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करना आवश्यक था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में। और यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन के कारण पारित किया गया था, क्योंकि इससे दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। कंपनी भी दिवालियापन के कगार पे आ गई थी, अतः सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर आता है 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ 1774 में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे कब की गई तो 1774 में, लेकिन किस एक्ट के थ्रू? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और रूहला का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1774 में। ठीक है, इसके बाद आता है 1775। यह वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1775 से 1782 तक चलता है। इसके तहत सूरत की संधि होती है। सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच होती है। अंग्रेजी सेना ने सालसेट और बेसिन पर अपना दावा छोड़ दिया। तो सालसेट जो जिस पर बंबई बसा है, बंबई किस द्वीप पर है? मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। और वहां की जो बेसिन है उस पर अपना दावा कौन छोड़ते हैं? तो अंग्रेज। ठीक है, किनके मध्य होता है? रघुनाथ राव के साथ होता है सूरत की संधि। इसके अतिरिक्त पुरंदर की संधि भी 1775 में होती है। जो सूरत की संधि होती है वो अलग अंग्रेज के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर बाद में कलकत्ता परिषद द्वारा रद्द कर दी जाती है। ये वाली संधि, सूरत की संधि पुरंदर की संधि के तहत उपरोक्त संधि कलकत्ता परिषद द्वारा रद्द कर दी गई और रघुनाथ राव ने राज प्रतिनिधित्व का पद त्याग दिया, उसे पेंशन दी जाने लगी। ठीक है, और साथ ही साथ नाना फडणवीस ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और बडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सालबाई की संधि होती है। बडगांव की संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो वो उस समय में कंपनी के क्या थे? कंपनी के उस समय में वो गवर्नर थे। तो जो बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे,
तो उन्होंने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने वो बडगों की संधि को मानने से ही इनकार कर दिया और पुनः और सिंधिया को भी पराजित किया। 20 साल के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वो कौन सा संधि है? सालबाई की संधि। इसके अतिरिक्त 4 जुलाई 1776 को अमेरिकियों ने स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी, और ये इंपॉर्टेंट है, डेट है 4 जुलाई, ये याद रखेंगे, कब? 1776 को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है 1780। 1780 में क्या होता है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, 1780 से 1784 तक चलता है। और मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि 1784 में ही होती है। उन क्षेत्रों का आदान प्रदान जो उन्होंने एक दूसरे से लिए थे, उनका आदान प्रदान किया जाता है मंगलोर की संधि के तहत। दूसरा मैसूर युद्ध याद रखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इसके बाद 1783 में क्या होता है? अंग्रेजों ने 1783 में पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो पेरिस की संधि किसके मध्य हो रही है? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हो रही है। और पेरिस की संधि के साथ ही उन्होंने क्या किया? अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दिया अमेरिका को एज ए नेशन। इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों ने अमेरिका को खो दिया और भारत पर विजय की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति पर यह काम करना प्रारंभ करेंगे। फिर 1784 ईस्वी में क्या होता है? मैसूर और अंग्रेजों के बीच मंगलोर की संधि होती है, हम लोग बात कर चुके हैं। पीट्स इंडिया एक्ट भी आता है 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये पारित किया जाता है। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया और इसकी अंतिम प्राधिकारी कंपनी सरकार ही थी। इसके अतिरिक्त बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, जो कि प्राच्यवादी थे। ठीक है, प्राच्यवादी अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। प्राच्यवादी यानी कि भारत का जो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसका अध्ययन करने के लिए ये क्या करते हैं? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो भारत के समाज को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत पे शासन करने में वो सफल हो पाएंगे। इसीलिए एक ये भी तर्क माना जाता है कि उन्होंने प्राच्यवादी अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। फिर 1786 लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल बना। हालांकि हम लोग कंपनी का गवर्नर जनरल बोल देते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से था वो क्या था? फोर्ट विलियम, क्योंकि अभी तक इनका उतना विस्तार हुआ नहीं। कंपनी या भारत इस तरह से बोला नहीं जा सकता है, तो फोर्ट विलियम ज्यादा कहना उचित होगा। तो 1786 से 1793 कब आए लॉर्ड कार्नवालिस? 1786 से 1793। फिर आता है 1789 ईस्वी, फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश का प्रचार कब किया जा रहा है? तो फ्रांस की क्रांति के तहत। कब हो रहा है? 1789 में। फिर 1790 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, 1790 से 1792 ईस्वी तक। और श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में हो रही है। श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में हो रही है। इसके अंतर्गत मैसूर के आधे क्षेत्रों पर अंग्रेज निजाम, हैदराबाद के निजाम, मराठाओं के गठबंधन ने कब्जा कर लिया। तो ये भी ध्यान में रखना। फिर 1793 में क्या होता है? बंगाल में अस्थायी भू राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत होती है। कार्नवालिस ने बंगाल और भारत के अन्य भागों में अस्थायी भू राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत की। ठीक है, कि कम से कम इतना रुपया आना ही चाहिए प्रत्येक वर्ष कंपनी को। तो ये व्यवस्था ये लागू कौन किए थे? कार्नवालिस। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त 1793 में चार्टर एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम ने कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, साथ ही साथ कार्नवालिस संहिता, कार्नवालिस कोड आता है 1793 में। कई न्यायिक सुधार किए जाते हैं और राजस्व प्रशासन और दीवानी अधिकार क्षेत्र को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, राजस्व प्रशासन और दीवानी अधिकार क्षेत्र को अलग किया जाता है कार्नवालिस संहिता के तहत, कार्नवालिस कोड के तहत 1793 में आता है। और सर जॉन सूर 1793 से 1798 तक गवर्नर जनरल बनते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। फिर 1798 में क्या होता है? वेलेजली बनते हैं। वेलेजली कलकत्ता के गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, और भारत में सहायक संधि की योजना लॉर्ड वेलेजली ने ही बनाई थी।
लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन करते हैं, तो कौन सा वो व्यक्ति है, फ्रांसीसी गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स। डुप्ले बोला जाता है आसान भाषा में, डुप्ले याद रखेंगे। सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच होती है। सहायक संधि किसके किसके मध्य होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सेना अंग्रेज देगी और खर्च देसी रियासत उठाएगी। ठीक है, सेना का खर्च देसी रियासत, लेकिन सेना होगी किसकी, वो अंग्रेजों के द्वारा दी जाएगी। तो निजाम के द्वारा सहायक संधि को स्वीकृत किया गया 1798 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के भाई ऑर्थर वेलेस्ली इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कौन युद्ध में भाग लेते हैं 1799 में, तो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई ऑर्थर वेलेस्ली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फिर अगला है 1803। 1803 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1803 से 1805 तक मराठा संघ में कौन कौन आते हैं, तो पेशवा, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले, इन लोगों का क्या होता है, मराठा संघ होता है। ठीक है, पूना का युद्ध कब होगा, 1802 में। जसवंत राव होलकर ने बाजीराव द्वितीय और सिंधिया को पराजित किया। ये याद रखेंगे, कौन, जसवंत राव होलकर, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे, और सिंधिया, इन दोनों को कौन पराजित किया, जसवंत राव होलकर। पूना का युद्ध 1802 में। इसके अतिरिक्त बेसिन की संधि, पूना के सिंहासन को वापस पाने के लिए पेशवा और ब्रिटिशों के बीच कौन सी संधि होती है, बेसिन की संधि, कब, 1802 में। और सहायक गठबंधन, पेशवाओं ने स्वीकार किया, सिंधिया और भोसले मराठा की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें आर्थर वेलेस्ली ने पराजित कर दिया और संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये कब की घटना है, 1803 ईस्वी की। फिर 1804 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, और 1806 में बेल्लोर का विद्रोह होता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला बड़ा विद्रोह था। कौन सा, बेल्लोर का विद्रोह। कब होता है, 1806 ईस्वी में। फिर 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेटकॉफ, ये याद रखेंगे, ये उस समय में क्या थे, अच्छा, इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये गवर्नर नहीं थे उस समय में, ये बस क्या किए थे, ये इंटरमीडिएट वाला काम किए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का चार्ल्स टी मेटकॉफ। अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हो रही है, तो सिख और अंग्रेजों के मध्य हो रही है। पंजाब के सिख साम्राज्य के प्रमुख रंजीत सिंह और अंग्रेज चार्ल्स टी मेटकॉफ के मध्य कौन सा संधि, अमृतसर की संधि। बहुत इंपोर्टेंट है, कब, 1809 में। अब इस टाइम पीरियड में है कौन, तो इस टाइम पीरियड में इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम थे गवर्नर जनरल। 1807 से 1813 के मध्य लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। इसी मध्य 1809 में क्या होता है, अमृतसर की संधि। फिर अच्छा, सतलज नदी को क्या माना गया, एक रेखा माना गया कि सतलज नदी के इस तरफ अंग्रेज रहेंगे और उस तरफ सिख रहेंगे, दोनों आपस में विस्तार करने की नीति त्यागेंगे। अगला है 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट आता है 1813 का। 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए फिर से क्या किया है, नवीनीकृत किया गया, अपडेट कर दिया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक 10 वर्षों के लिए गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि होती है। 1814 से 16 का आंग्ल नेपाल युद्ध, कब से कब तक, 14 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। और सुगौली की संधि कब होती है, तो 1816 में। सुगौली की संधि किसके किसके मध्य, आंग्ल और गोरखा के मध्य, ये याद रखेंगे, गोरखा यानी नेपालियों के मध्य। तो इसका कारण, अब इसके ये जो युद्ध होती है इसमें क्या होता है, इसमें भारत में अंग्रेजों के विश्वसनीय सहयोगी बन जाते हैं गोरखा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है 1817 ईस्वी। 1817 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। 1817 से 1818 तक चलता है आंग्ल मराठा युद्ध। पूना की संधि होती है पेशवा के साथ, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ, मंदसौर की संधि होलकर के साथ, और मराठा संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे।
अगला है 1824 ईस्वी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह होता है। बैरकपुर विद्रोह क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है, तो भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति ब्रिटिश की असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं खराब आपूर्ति व्यवस्था, इस कारण से बैरकपुर विद्रोह होता है। यही बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कई रेजिमेंट के सिपाहियों के बीच बढ़ती नाराजगी का कारण भी होता है। साथ ही साथ 1824 में प्रथम बर्मा युद्ध शुरू होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट ये 1823 से लेकर 1828 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1824 में जो है वो बर्मा वाला युद्ध होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर 1826 में इसके बाद क्या होता है, यांडूब की संधि, ये याद रखेंगे। बर्मा वाला युद्ध जो होता है वो 1826 में यांडूब की संधि के तहत समाप्त कर दिया जाता है। ये शांति संधि होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। फिर है 1829 ईस्वी, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल सती विनियम यानी कि विनियम 17 1829 ईस्वी में पारित किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1835 तक थे, भारत का गवर्नर जनरल बनाए गए। ये कब बनाए गए, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये बनाए गए 1833 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है चार्टर एक्ट 1833, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए फिर से क्या किया, अपडेट कर दिया, नवीनीकृत कर दिया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए सेंट हेलेना अधिनियम 1833 तो ये वही है जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसे ही भारत सरकार अधिनियम 1833 कहते हैं। फिर आता है 1835, मैकाले मिनट, शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, मैकाले मिनट को क्या बोला जाता है, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जिसने भारतीय मूल निवासियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता को उजागर किया। प्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले ने इस विवाद को आंग्लवादियों के पक्ष में सुलझाया। अब यहां पर प्राच्यवादी भी थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में क्या था, प्राच्यवादियों का था, और अब आंग्लवादियों का जो है वो बताया गया, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो पश्चिमी सब्जेक्ट को लिया जाएगा और पश्चिमी भाषा का भी यूज किया जाएगा। आंग्लवादियों के पक्ष में ये डिसीजन आया था। इसके अतिरिक्त चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 36 भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है 1837। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे एक शिलालेख को पढ़ा, जिसमें देव नाम प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख किया गया था, अर्थात अशोक का उल्लेख किया गया था। 1837 में पढ़ने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया जो शिलालेख था उसे पढ़े थे। कब, 1837। अगला है 1839 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। तो ये जो अफगान युद्ध होता है ये 1839 से 42 तक चलता है। उत्तर पश्चिम से आक्रामकता की योजनाओं को के खिलाफ एक अस्थायी अवरोध स्थापित करने के उद्देश्य से। अब क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारत है हमारा, भारत यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम इलाके में, उत्तर पश्चिम इलाके में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बाद उधर रूस का जो था, याद रखेंगे, रूस का साम्राज्य था। तो रूस चाहता था अरब सागर तक पहुंचना, और बीच में उसे ईरान और अफगानिस्तान इन दोनों में से किसी एक को चुनना था, ताकि वो उसके माध्यम से अरब सागर तक अपनी पहुंच बना सके। लेकिन रूस के सामने में दिक्कत ये था कि ईरान में उस समय में शासक जो थे, ईरान के जो शासक थे वो काफी स्ट्रांग थे। तो रूस को एक उम्मीद दिखाई दे रही थी अफगानिस्तान, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, प्रियम्पटिव स्ट्राइक करते हैं, पहले ही आगे बढ़ करके आक्रामकता वाली जो नीति है वो करते हैं और अफगानों से युद्ध करके उसे पराजित करते हैं, ताकि कभी भी रूस जो है वो अफगानिस्तान तक एंट्री ना कर पाए। ठीक है, ये अवरोध स्थापित, अस्थाई अवरोध अब स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं, बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान को नहीं रहना देना चाहते हैं। तो 1839 की ये घटना इंपॉर्टेंट है। फिर 1843 में सिंध पर कब्जा होता है।
क्योंकि अफगानों से जो करारी शिकस्त मिली थी अंग्रेजों को, उसे भुनाने के लिए, उसे थोड़ा सा अपने सैनिकों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए सिंध पर ये क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं 1843 ईस्वी में। और साथ ही साथ ग्वालियर के साथ भी युद्ध होता है। ग्वालियर के साथ युद्ध कब होता है? 1843 ईस्वी में ही गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ये होता है घटना। 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड है। इसी के दौरान 1843 में सिंध पर कब्जा और ग्वालियर के साथ युद्ध होता है। फिर आता है 1845 का टाइम पीरियड। 1845 में क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिखों के मध्य युद्ध होता है 1845-46 में। इस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1844 से 1848 होता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। फिर 1848 में लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पीरियड में हो रहा है? तो डलहौजी के टाइम पीरियड में। 1848 से 49 तक ये चलता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखेंगे ये साम्यवादियों का, साम्यवादी आपको पता होगा, समाजवाद को लेकर के कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो मैनिफेस्टो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा है साथ मिलकर के। कब? तो ये लिखा है 1848 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आता है, 1853 वाला। फिर ये भी अपडेटेड होता है, लेकिन यहां पे 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत तो किया गया, लेकिन इसमें उस समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि प्राप्त की। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, रेलवे, इसके अतिरिक्त आप अगर देखेंगे डाक, ये सारी सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, इन सब में क्या हुई? इस समय में प्रगति देखी गई। साथ ही साथ भारत में बंबई से थाने, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई डलहौजी के टाइम पीरियड में 1853 में। फिर 1854 का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। इस समय में क्या होता है? शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। वुड का जो व्यक्ति है, वुड, उनका सुझाव था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और उच्च विद्यालयों में आंग्ल मातृभाषा को अपनाया जाना चाहिए और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्राथमिक में केवल मातृभाषा में आप शिक्षा दीजिए। साथ ही साथ अगर वो हाई स्कूल में जाता है तो वहां पर आप इंग्लिश और मातृभाषा दोनों को यूज करिए। और जब वो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में केवल इंग्लिश में ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 1854 में टेलीग्राफ, जो कि कलकत्ता को बंबई, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 4000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई थी। और डाक अधिनियम 1854, ये भी याद रखना होगा कि ये दोनों में सुधार की गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टेलीग्राफ और डाक, ये दोनों याद रखेंगे 1854। वुड डिस्पैच 1854। और गंगा नहर को खोला गया। आपको पता होगा कि यूपी में ये गंगा नहर है, इसे कब खोला गया? 1854 को। काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहर है, ये याद रखेंगे। प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, जो स्थापत्य है, उस एरिया का जो स्ट्रक्चर है, वो सारे स्ट्रक्चरों को सुधार करने के लिए, लोक निर्माण कार्य के लिए, याद रखेंगे, विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 में, डलहौजी के टाइम पीरियड में। फिर 1855 में संथाल विद्रोह होता है। इसके अतिरिक्त 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया जाता है। और लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 57 तक भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू होता है। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों जगहों पर याद रखेंगे क्या होता है? यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। फिर 1858 ईस्वी आता है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्र जो भी थे, उन सबको ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कब किया जा रहा है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। महारानी की घोषणा होती है
महारानी आश्वासन देती है देशी रियासतों को, राजाओं को, कि अब विस्तारवादी पॉलिसी को त्याग देंगे, आप लोग साथ मिलिए, साथ मिलकर के रूल करेंगे। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक भारत के पहले वायसराय के रूप में ये आते हैं। 56 से 58 तक वो क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल। और वायसराय के रूप में, वायसराय किन्हें कहा जाता है, वायसराय यानी कि महारानी का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि वायसराय कहलाता है, याद रखेंगे। तो यहां पर ये ध्यान में रखेंगे। फिर आता है 1859 ईस्वी, यहां पर बंगाल में नील विद्रोह होता है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की जाती है। और अमेरिकी गृह युद्ध जो कि 1861 से स्टार्ट होती है, 1865 तक चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 1862 में क्या होता है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1857 में यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई थी, यहां पर कोर्ट स्थापित की जा रही है, हाई कोर्ट, याद रखेंगे। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 तक भारत के वायसराय बनते हैं। फिर 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। कब, 1863 में। इसके अतिरिक्त 1872 ईस्वी में क्या इंपॉर्टेंट है, 1872 में लॉर्ड मेयो का ये टाइम पीरियड है, भारत में पहली जनगणना होती है। साथ ही साथ स्थानीय विवाह अधिनियम 1872, जिसके तहत बाल विवाह को प्रतिबंधित किया जाता है, ये भी कब पारित होता है, 1872 में। नाम याद रखना है, स्थानीय विवाह अधिनियम 1872। फिर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज, सत्य खोजने वालों की सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1873 में। और 1875 में दक्कन में दंगा होता है, ये याद रखेंगे, दक्कन में दंगा होता है 1875 में। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की जाती है, 1875 में। फिर 1876 का टाइम पीरियड सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया जाता है 1876 में। फिर 1877 का ईस्वी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है, कब, 1877 में। ठीक है, केसर ए हिंद। इसके अतिरिक्त वायसराय 1878 में क्या होता है, वायसराय लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और साथ ही साथ द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80, ये दोनों कब हो रहा है, 1878 में। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चलता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1800 लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ये भी ध्यान में रखना। फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में पहली समकालिक जनगणना होती है, ये भी याद रखना है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ही पहला कारखाना अधिनियम आता है। अब मजदूरों पर ध्यान देने की शुरुआत की जा रही है, कारखाना अधिनियम लाया जा रहा है 1881 में। इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना था। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, कि 7 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों को रोजगार काम में लगा दिया जाता था। तो उस समय क्या किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम 1881 के तहत क्या किया गया, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या फिर रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरासन किया गया और शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन किया गया। 1883 में क्या होता है, इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इसमें मांग की गई थी कि भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को दी जाए। इल्बर्ट बिल विवाद, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। अब यूरोपीय, इसके अतिरिक्त और याद रखेंगे कि 1885 में क्या होता है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। कब, 1885 में। फिर 1891 आता है, 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित होता है 1891 में। और साथ ही साथ सहमति की आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये याद रखेंगे। 1891 के तहत 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है, 1891 में। कौन सा अधिनियम, सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इसी टाइम पीरियड में दूसरा कारखाना अधिनियम भी पारित होता है।
फिर 1892 में क्या होता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जिसने भारत में विधान परिषदों में सीटों की संख्या में वृद्धि की। तो ये याद रखेंगे, विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि कब हुई थी, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। और दादा भाई नेरोजी भी प्रथम ब्रिटिश भारतीय सांसद बने थे। वे 1892 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। लिबरल, उदार पार्टी, उदारवादी पार्टी, ठीक है। 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का संभाषण हुआ था। इसके अतिरिक्त 1894 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत की थी 1894 में। 1896 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया गया था। और 1904 में लॉर्ड कर्जन ने रेले आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण को सख्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में प्रारंभ की जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं कहां से आ रहा था, वो सोर्स, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, वहीं से वो विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण को सख्त करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी 1905 में हुई। इसके अतिरिक्त 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस अध्यक्ष 1906 में कौन थे, दादा भाई नेरोजी। इन्होंने क्या लक्ष्य रखा था, स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है। फिर 1907 सूरत विभाजन, 1907 कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी दलों में विभाजन हो गया। कब? 1907 में। 1908 बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेजा गया। मांडले जेल कब भेजा गया बाल गंगाधर तिलक को? तो 1908 में। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए, यानी कि 1914 तक, ठीक है। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। और एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। कब? 1909 में। नाम है एसपी सिन्हा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले भारतीय बने थे। इसके अतिरिक्त 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसे इंपीरियल दरबार के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली दरबार को, 1911 में, ठीक है। अब ये आयोजन 3 बार हुआ है। एक 1870 में हुआ था, एक 1903 में हुआ और एक 1911 में हुआ, दिल्ली दरबार। और वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान वायसराय लॉर्ड लीटन वायसराय थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो 1900, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, याद रखेंगे। यहाँ पे डेट का थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान में रखेंगे। कब? तो 1912 के टाइम पीरियड में कौन थे? हार्डिंग याद रखेंगे। लीटन नहीं थे, कौन थे? हार्डिंग द्वितीय, याद रखेंगे, हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हो जाता है। अगला है 1912, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए दिल्ली षड्यंत्र होता है, याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए दिल्ली षड्यंत्र कब होता है? 1912 में। 1913 में क्या होता है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना जैसे नेताओं के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक महाशक्ति से छुटकारा पाना और उपमहाद्वीप में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना, ठीक है। तो हथियारों के साथ लड़ाई करके हम लोग क्या चाहते थे उस टाइम में? उस टाइम में हम लोग चाहते थे भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना, जो लोगों के द्वारा चलाई जाएगी। अगला है 1914 में क्या होता है? कामागाटा मारू पर घटना होती है। जापान की जहाज का नाम है कामागाटा मारू। तो इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा ना आए हो। डायरेक्ट भारत से अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको आने दिया जाएगा। अगर आप कहीं और से कनाडा आ रहे हैं भारतीय, तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। तो कामागाटो मारू जहाज याद रखेंगे, जिस पर 376 यात्री सवार थे, उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया।
जब ये जहाज याकोहामा पहुंचा तब उससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, याकोहामा में पहुंचने से पहले ही। इसके बाद जब जहाज बजबज पहुंचा कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर, तो यात्रियों व पुलिस में झड़पें हुई। इसमें 18 यात्री मारे गए और जो शेष बचे थे वे जेल में डाल दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 में। अगला है 1915 में गदर विद्रोह होता है। इस गदर विद्रोह, इसे गदर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए गदर विद्रोह फरवरी 1915 में गदर विद्रोह में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा एक अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने की योजना थी। ये दक्षिण अफ्रीका से बंबई में गांधी जी का आगमन, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय को योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1915 में भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी। और अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना कब होती है? तो ये 1915 में होती है। ठीक है। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग बनाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में स्वशासन की स्थापना करना था, होम रूल लीग। ठीक है। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत की, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक कहां कर रहे हैं? अप्रैल 1916 में बेलगांव में, और एनी बेसेंट कहां कर रही है? 17 सितंबर 1916 में, तो मद्रास में। ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। गरम दल नरम दल भी साथ आ जाते हैं इसी टाइम पीरियड में। अगला है 1917, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है। मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा भी 1917 में ही पारित की जाती है। ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा कहा जाता है, ने प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और भारत में स्वशासी संस्थाओं के विकास का प्रस्ताव रखा। तो भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड कब का है? ये है प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड, 1914 से 1918 के मध्य की बात है। तो मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा किया गया कि भारतीयों को प्रशासन में और भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या किया जाए? मौका दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल की हड़ताल होती है। गांधी जी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है। और 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच हुए विवाद में हस्तक्षेप किया। इसके अतिरिक्त गांधी जी द्वारा खेरा सत्याग्रह, इसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन तो खेरा सत्याग्रह। इसके अतिरिक्त पहली भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है। इसके बाद 1919 में क्या होता है? रॉलेट एक्ट पारित होता है। ना अपील ना दलील ना वकील। याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी टाइम पीरियड में होता है। क्यों होता है? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन के लिए जो है ये शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, लेकिन इनकी क्या कर दी जाती है? गोली चला दी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड का उपाधि त्यागते हैं, गांधी जी केसरे हिंद का उपाधि त्यागते हैं, और हंटर समिति का गठन किया जाता है जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई थी, हत्याकांड में हुई दुर्घटना की जांच के लिए। ठीक है। इसके बाद 1919 में ही और क्या क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, भागीदारी बढ़ाना। इसके अतिरिक्त 1919 में खिलाफत आंदोलन भी होता है। याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चलता है। फिर बाद में ये कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है, और 1924 में तो वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्या होता है? तुर्की में खिलाफत वाला पद, जो खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। और 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की स्थापना की जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया जाता है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1919 में की जाती है। इसके बाद है 1920, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र में। विशेष सत्र, अब एक सत्र होता था जो कि हर साल वार्षिक सत्र होता था, हर साल लगभग दिसंबर में 1885 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 1929 तक, अगर आप देखेंगे डायरेक्ट आप 1929 तक देखेंगे तो आपको दिसंबर में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। लेकिन कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई काम हो जाता था तो अलग से अधिवेशन होता था, उसे विशेष अधिवेशन नाम दिया जाता था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन के सत्र में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत की कमियों को दूर करने के लिए स्वराज की स्थापना के लिए असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त असहयोग दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो वार्षिक जो दिसंबर में होती थी मीटिंग, उसमें जो नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया था, असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में M.N. रॉय द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये जो अगर आपसे एकदम एग्जैक्ट डेट पूछे भारत में कब हुई थी सीपीआई की, तो 1925 में, ये डेट याद रखेंगे 1925 में। लेकिन ये जो M.N. रॉय थे ये ताशकंद गए थे, जो कि उस समय में यूएसएसआर की हिस्सा में थी। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये वही टाइम पीरियड है जब मजदूरों के लिए साम्यवादी कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारक अपना जो है बार बार मजदूरों के हक में बात कर रहे थे, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मजदूरों को ध्यान में लेना पड़ा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। अगला है 1921, हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। 1922 में चौरा चौरी कांड होती है, चौरी चौरा कांड याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत यानी यूपी के गोरखपुर जिले में असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह की पुलिस से झड़प हो जाती है और अंततः उसमें गोलीबारी होती है और आगजनी की जाती है। असहयोग आंदोलन की वापसी गांधी जी के द्वारा कर दिया जाता है 1922 में। फिर 1923 में क्या होता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अंदरूनी तौर पर लड़ने और औपनिवेशिक राज्य को जवाबदेह बनाकर भारत के लोगों को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार देने के उद्देश्य से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, 1924 में अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। महात्मा गांधी ने बेलगाम में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कब की है, 1924 में। अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल्य गांगुली द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया 1924 में। ठीक है, ये HSRA नहीं है, सोशलिस्ट वाला नहीं है, वो आगे है। ठीक है, तो ये है HRA का गठन किया गया। इसका उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के संयुक्त राज्य संघ गणराज्य की स्थापना करना था। तो HRA का गठन कब हुआ, 1924 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये किसकी शाखा थी, अनुशीलन समिति की शाखा थी, जिसे किसने गठित किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल और नरेंद्र मोहन और प्रतुल गांगुली के द्वारा। फिर 1925 में काकोरी षड्यंत्र होता है, ट्रेन एक्शन होता है, जिसे बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1919 के जो अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके अनुसार आना था इसे 1929 में, लेकिन लाया गया 2 वर्ष पहले 1927 में। ये लोग चल चुके थे ब्रिटेन से, 1928 में पहुंचे थे और 1928 में जब यहाँ आए तो यहाँ पे देखे कि 7 के 7 कौन है, तो गोरे लोग थे। ठीक है, तो ये जो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में ये जो आई थी, ये 7 सदस्यों वाली समूह थी। संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए यह आयोग 1928 में ब्रिटिश भारत में आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आया और लाला लाजपत राय का निधन भी कब हुआ, 1928 में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और लाला लाजपत राय लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे पुलिस के लाठीचार्ज में, ये भी ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कब किया गया, तो ये याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कब किया गया, 1928 में, ये भी ध्यान में रखेंगे। 1929 में क्या होता है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के भीतर बम फेंका।
1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय विधान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर बम फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब? 1929 में। इसके बाद रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय झंडे को लहराया गया। ये भी कब लहराया गया? तो 1929 में। जिन्ना की 14 सूत्री मांग रखी गई 1929 में। और लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया 1929 में। ठीक है। 1930 में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में समुद्र तक एक यात्रा शुरू की। यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा का उनका अब तक का सबसे साहसिक कार्य था। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च मार्च 12 से अप्रैल 6 तक ये चलाया गया था, तो ये याद रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में होता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में वंचित वर्ग संघ की स्थापना की। कब वंचित वर्ग संघ की स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा की गई? 1930 में। ठीक है। इसके बाद 1931 में मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन के द्वारा हस्ताक्षर ये किया जाता है मार्च 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट। इसके अतिरिक्त सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। किसके लिए? सैंडर्स की हत्या के लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी कब होता है? 1931 में। आर्थिक कार्यक्रम और मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? आर्थिक कार्यक्रम और मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव ये भी 1931 में पारित किया जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये जो है अधिवेशन होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया सांप्रदायिक पंचाट। गांधी जी ने पूना जेल में भूख हड़ताल शुरू की। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट होता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में होता है। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी हो जाती है। जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव और अन्य द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी कब होती है? 1934 में। इसके अतिरिक्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना कब की जाती है? 1935 में। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो कब का है? तो वो है 1934 का। 1934 का वो कानून है जिसके तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद 1936 ईस्वी में क्या होता है? डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना कब की जाती है? 1936 में। ये भी ध्यान में रखेंगे। सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? 1936 में। फिर 1937 में कांग्रेस चुनाव में विजय होती है 8 राज्यों में और कांग्रेस मंत्रालयों का भी गठन करती है। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा होता है, यानी कि जो प्रांत में कांग्रेस की मंत्रालय यानी सरकार जो बनाई गई थी वे इस्तीफा दे देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। कांग्रेस को द्वितीय विश्व भारतीयों को शामिल करने के जो एवज में कांग्रेस से राय मशवरा नहीं किया जाता है। इस चक्कर में क्या होती है? कांग्रेस जो है ये कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से क्या करती है? सभी मंत्रालयों से इस्तीफा दे देती है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया जाता है। फिर 1940 का वर्ष इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य हेतु मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, यहां पर बात की जाती है पाकिस्तान जैसे राज्यों के लिए। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की जो मांग है वो 1940 में की जा रही है मुसलमानों के लिए अलग राज्य हेतु। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव आता है। इसी वर्ष 1940 में हिटलर ने जुलाई 1940 में वायुसेना के साथ लंदन पर हमला किया। वायुसेना, यहां पर ब्रिटेन में उन्होंने हमला किया था। किसने? तो हिटलर ने। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव भी आता है 8 अगस्त 1940 को। वायसराय थे कौन? वायसराय लिनलिथगो थे। इन्होंने प्रस्ताव का एक समूह बनाया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। पहली बार भारतीयों के अपने संविधान को बनाने के अधिकार को स्वीकार किया गया।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की भी शुरुआत कब की गई? 1940 में। ठीक है। 1941 में हिटलर ने 22 जून 1941 को यूएसएसआर सोवियत संघ पर आक्रमण किया, 22 जून 1941 को। और यहां से क्या हुआ? गेम पलट गया। जो जर्मनी अभी तक लीड कर रहा था, यूएसएसआर पर अटैक करने के बाद उसे क्या होना पड़ा? पराजित होने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया और ये जापानियों को भी बैकफुट पे लाने का काम किया गया, क्योंकि यहां पर अमेरिका फिर युद्ध में शामिल हो जाता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन की नियुक्ति होती है। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया था। और अगस्त 1942 को ऑल इंडिया सीसी के बंबई सत्र में, कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया 8 अगस्त को। यह भी 8 अगस्त को। ठीक है। मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया 1942 में। 1943 में बंगाल में फिर अकाल आता है। नेताजी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बनते हैं। आईएनए के सर्वोच्च कमांडर नेताजी कब बनते हैं? 1943 में। 1944 में राजाजी फॉर्मूला आता है। इसके अतिरिक्त 1945 में देसाई लियाकत समझौता कब होता है? तो 1945 में। वेबल योजना और शिमला समझौता कब होता है? 1945 में। लाल किले पर आईएनए सिपाहियों का ट्रायल शुरू कब होता है? 1945 में। युद्ध समाप्त कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में। दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में आम चुनाव का आयोजन होता है। 1945 के बाद ये याद रखें 1946 में तो आप जान ही रहे, लेकिन चुनाव का जो टाइम है वो 1946 है। लेकिन दिसंबर 1945 में ही ये आपको याद रखना होगा कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में आम चुनाव का आयोजन शुरू किया जाता है। ठीक है। इसके बाद 1946 में क्या होता है? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ठीक है। और भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। नाम था पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना। यानी कि कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत को छोड़ेंगे और भारत में उन्होंने जो सत्ता स्थापित की थी उसे किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। तो इस पर चर्चा के उद्देश्य से ये कैबिनेट मिशन आया था। मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का भी आह्वान कब किया गया? 1946 में। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। फिर 1947 में क्या होता है? 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली, जो उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यूके के प्रधानमंत्री थे, तो वो यूके के प्रधानमंत्री एटली 20 फरवरी 1947 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947 को वो अपना बंदोबस्त लाते हैं। और फरवरी 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब इन्हें भेजा जाता है 3 जून 1947 को। माउंटबेटन अपना योजना लेके आते हैं, प्लान लेके आते हैं और बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया जाता है। याद रखेंगे, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया जाता है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिलती है और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलती है। और इस प्रकार से यह जो आधुनिक भारत के इतिहास का कालक्रम है यह समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।